नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SDKG स्टडीज एंड SDKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है 26 अगस्त 2023 को जो यूपीएससी द्वारा LDC एग्जाम हुआ था उसके पेपर 1 का हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें अभी जो सेगमेंट है दैट इज क्वेश्चन 46 to 50 एंड इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी तक आप समझ गए होंगे हम प्रश्नों के माध्यम से उस चैप्टर का कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके बदल करके दिया जाए सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। सो हमारा प्रयास ये है कि हम क्वेश्चन के माध्यम से उस चैप्टर को हम स्टडी करते जाएं। अगर पहले से पता नहीं है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और अगर पता है तो रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 1 टेक्स्ट बुकलेट सीरीज ए, 150 मार्क्स टोटल एंड टाइम इज 2 hours, that is 120 minutes and 120 questions. So per question 1 minute averagely, right? There is provision for penalty for wrong answers, right? Question number 46. Which constitutional body is responsible for conducting inquiries and taking appropriate action in cases of violation of the code of conduct by MPs? Election Commission of India, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, द एथिक्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। प्रश्न हम पढ़ेंगे, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय एमपीज। सो जब एमपीज की बात हम करेंगे तो दैट मीन्स इलेक्टेड, ऑलरेडी इलेक्टेड। तो जब ऑलरेडी इलेक्टेड होगा तो इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का रोल नॉमिनेशन से लेकर के इलेक्शन तक होता है, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक होता है। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए तो इलेक्शन कमीशन का रोल फिनिश हो गया। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, तो लोकसभा के लिए लोकसभा स्पीकर सही लगता है, राज्यसभा के लिए राज्यसभा के चेयरमैन अच्छा लगता है। लेकिन दो का आंसर तो होगा नहीं, आंसर कोई एक ही होगा। The Ethics Committee of the Parliament, इनके कंडक्ट के लिए, इनके कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड एक इथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है। और वो इथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो होती है वो इनके जितने भी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय एमपीज होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। Only ethics committee conducts inquiry and take appropriate action, right? So इसमें ethics committee is the right answer. देखिए, the ethics committee was therefore constituted by chairman of Rajya Sabha on 4th March 1997. जी हाँ, 4 मार्च 1997 को एथिक्स कमेटी कंस्टिट्यूट की गई विद द ब्रॉड मैंडेट टू ओवरसी द मोरल एंड इथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स एंड टू एग्जामिन द केसेस रेफर्ड टू इट विद रेफरेंस टू देयर इथिकल एंड अदर मिसकंडक्ट। सो एथिक्स कमेटी इसके लिए अलग से होती है और एथिक्स कमेटी का ही काम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो कुछ भी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है उसकी इंक्वायरी करना, राइट? क्वेश्चन नंबर 47. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ, प्रीएम्बल की बात हो रही है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स द आइडियल्स ऑफ इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। सोवरेनिटी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी।
हम अभी आपको दिखाएंगे प्रियम्बल। सो प्रियम्बल में जस्टिस का एक लाइन है, लिबर्टी का एक लाइन है, इक्वलिटी का एक लाइन है, फ्रेटर्निटी का एक लाइन है। तो प्रियम्बल में ये अलग एक एक लाइन में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये प्रियम्बल ये है, देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात दिस प्रियम्बल इज रेड बाय सिटीजन्स एंड फॉर द सिटीजन्स, बाय द सिटीजन्स, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ये ideals है, to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, justice, liberty, equality, fraternity, ये देखिए यही था सर, justice, liberty, equality and fraternity, है ना। सो ये हमारे आइडियल्स हैं। क्या है? जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कौन सी इक्वलिटी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल क्या? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये प्रियम्बल हमें कंठस्थ होना ही चाहिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। सो संविधान हमारा कब बनकर के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। डू हेयर बाई एडॉप्ट, कब एडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर को। इनेक्ट, कब इनेक्ट हुआ? 26 नवंबर को। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां जहां कहीं भी एडॉप्ट एंड इनेक्ट आएगा वहां वहां 26 नवंबर 1949 हम मेंशन करेंगे, राइट। आपका चैनल ACKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Which one of the following schedules of the Constitution of India specifies the languages of India? मुझे लगता है इजीएस्ट क्वेश्चन होगा ये। पूरे 12 शेड्यूल हमने आपको लर्न कराए हैं। उस 12 शेड्यूल में से कोई एक शेड्यूल है जो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। शेड्यूल को लर्न कैसे करना है उसका भी हमने ट्रिक जो है वो एक वीडियो बनाया है, उसमें ट्रिक हमने डाला है, उसको आप अवश्य देख लें, उससे आपको वो ट्रिक लर्न हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के बारे में हमने इससे पहले वाले क्लास में चर्चा किया था, ये एंटी डिफेक्शन है। 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब एरिया के बारे में है, असम, मिजोरम करके है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट का नाम दिए हुए हैं। बच क्या गया? 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। और 8th शेड्यूल हमें सबसे ज्यादा तब याद आता है जब भारतवर्ष के प्रत्येक ऑफिस में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और उस पीरियड में हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें हम मेंशन करते हैं पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 343 से लेकर के है पार्ट 17। और 8th शेड्यूल में मेंशन है कि देश में कौन कौन सी भाषाएं जो है उसको एक्सेप्ट की गई है। उसमें 8th शेड्यूल में इंग्लिश है क्या? 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज है, 22 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में। तो जब 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया है तो उसमें इंग्लिश है क्या? चेक कीजिएगा, चेक करके कमेंट बॉक्स में आप डालें। सो जो हमारे पास 12 शेड्यूल है, शेड्यूल को याद करने का, लर्न करने का एक और भी तरीका है।
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। याद क्या रखना है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और ये जितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लेटर्स हैं। और इस 12 लेटर से ही 12 हमारे पास शेड्यूल हो जाते हैं। देखिए ये 12 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 लेटर है, 12 शेड्यूल हो जाएंगे। टी से टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई से इमोलुमेंट्स, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा एलोकेशन ऑफ सीट्स, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट लिखा हुआ है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 8 शेड्यूल है जिसको अभी हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से एंटी डिफेक्शन 1995 में पास हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, पी से पंचायत 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, एम से म्यूनिसिपैलिटीज 1992 74th अमेंडमेंट के द्वारा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अगर ये सीक्वेंस याद रहेगा तो इसी सीक्वेंस से हम आराम से ये सारे शेड्यूल लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रीट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इन इंडिया। मुझे लगता है इससे इजी तो कोई क्वेश्चन शायद ही हो, शायद ही कोई इससे इजी क्वेश्चन हो। तो इसमें पूछ रहे हैं which of the following is not a type of writ issued by सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पांचों प्रकार के रीट को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। हेवियस कॉर्पस रीट होता है, मैंडामस रीट होता है, सर्चियोरेरी रीट होता है, प्रोहिबिशियो रीट होता है, को वारंटो रीट होता है। ये 5 प्रकार के रीट है, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ कर्फ्यू जो है किसी रीट में नहीं आता, कर्फ्यू जो है किसी रीट में नहीं आ सकता। सो कर्फ्यू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देख लीजिए, ये रीट का लिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा ये 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। हेवियस कॉर्पस, हैव द बॉडी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस परमादेश रीट, प्रोहिबिशन प्रतिषेध रीट, रीट ऑफ सर्चियोरेरी उत्प्रेषण लेख, को वारंटो अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट हैं। लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको ये देखने को किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए ये 5 प्रकार के जो रीट हैं इनको कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो इसलिए ये 5 प्रकार के रीट भूलने का आपके पास समर्थ नहीं है, नहीं भूल सकते आप इसे। अगर किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये 5 प्रकार के रीट हमें आना ही चाहिए, राइट। आपका दूसरा चैनल ACKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एसएसओ प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है, डेप्यूटी डायरेक्टर का जो रिटेन एग्जाम का स्टडी मटेरियल है, इंटरव्यू का स्टडी मटेरियल है, जनरल इंग्लिश का स्टडी मटेरियल है, आरटीआई के मटेरियल है, वो सब इसमें अवेलेबल है। आप यहां पर जाकर के रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द। सो जैसा कि आप सबको पता है, अन्ना हजारे जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था करप्शन के अगेंस्ट में। कुछ समय पहले तो करप्शन जैसे लगता था कि कंट्री का कल्चर ही हो गया है। फिर अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, देशव्यापी आंदोलन चलाए गए और उसके बाद से आया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एंटी करप्शन ब्यूरो ACB, करप्शन इरेडिकेशन कमीशन CEC, ओम्बुड्समैन फॉर करप्शन केसेस एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT। एंड यू नो करेक्ट आंसर इज ओम्बुड्समैन फॉर करप्शन केसेस।
सो लोकायुक्त एक्ट जो है, लोकपाल एक्ट है, उसमें ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाता है किसके लिए? करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट। आइए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। व्हाट आर लोकपाल एंड लोकायुक्त, समझ जाइए पहले, फिर देख लेंगे। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन, लोकपाल फॉर द यूनियन, फॉर द सेंट्रल, एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट। कंसेप्ट क्लियर? लोकपाल जो होंगे वो कंट्री के लिए होंगे, इंडिया लेवल बेसिस के होंगे, ऑल इंडिया लेवल बेसिस के, और लोकायुक्त होंगे वो हर स्टेट के लिए होंगे, राइट। दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सो ये क्या होगा? लोकायुक्त एक्ट क्या है? स्टैट्यूट है, स्टैट्यूटरी बॉडीज होगी ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है लोकपाल एंड लोकायुक्त। They perform the functions of ombudsman and inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for related matters. So, उस प्रकार के करप्शन जो पब्लिक फंक्शनरीज में सो कॉल्ड या एलिगेशन पाए जाते हैं, उनके अगेंस्ट में लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल? बहुत स्टेट्स में लोकपाल की अच्छी भूमिका है, मध्य प्रदेश में तो देखने को मिलती है अच्छी तरीके से। लोकपाल इज ए मल्टी मेंबर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। सो लोकपाल जो ऑल इंडिया लेवल बेसिस के हैं, उसमें 1 चेयरमैन होंगे एंड मैक्सिमम 8 उसके मेंबर हो सकते हैं। लोकपाल अपेक्स बॉडी की बात हो रही है। Chairman of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India or former Judge of Supreme Court or an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matter relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance and banking, law and management. यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, कौन लोकपाल के बॉडी में आ सकते हैं और कौन लोकपाल के चेयरमैन हो सकते हैं। तो पहला तो यह है कि रिटायर्ड सीजेआई, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोकपाल के चेयरमैन हो सकते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज चेयरपर्सन हो सकता है। वैसे पर्सन जिनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट, जिनको स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ 25 साल का उनको पब्लिक सेक्टर में एंटी करप्शन पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिनेंस में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, लॉ में, मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस। सो ऐसे व्यक्ति को हम चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बनाते हैं। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको बनाया जाता है। Out of the maximum 8 members, half will be judicial members and minimum 50% of the members will be from SC, ST, OBC, minority and women. So जो 8 मैक्सिमम मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, उस मैक्सिमम 8 मेंबर्स में से 50% जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे, 8 में से 4 जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे, एंड मिनिमम 50%, 8 में से फिर 4 की बात है, मिनिमम 50% ऑफ मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वीमेन, इनके मिलाकर के भी 50% होने चाहिए। तो ये है सेंट्रल लेवल पे लोकपाल का फॉर्मेशन, कंपोजिशन। द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल इधर अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो जुडिशियल मेंबर 50% होंगे उनका हिसाब किताब ये है कि या तो वो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होना चाहिए। तो जो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हियर इक्विवेलेंट टू
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इनमें से किसी वेराइटी में ये 4% 50% पर्सन होना चाहिए, राइट। द नॉन जुडिशियल मेंबर्स शुड बी इमिनेंट पर्सन विद इनपेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग। सेम यहाँ पर फॉर्मूला है, उनको भी जो नॉन जुडिशियल मेंबर है उनको 25 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। The term of the office for Lokpal chairman and member is 5 years or till the age of 70 years. अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाना है तो 65 ईयर तक तो उनका ऐसे ही टर्म ऑफ एंगेजमेंट होता है, 65 ईयर में ही रिटायर होंगे वो। तो उसके बाद से 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए वो लोकपाल में जा सकते हैं। सो मैक्सिमम 5 ईयर और 70 विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। देर से अगर अपॉइंट किए जाते हैं, सपोज 67 में अपॉइंट किए जाते हैं तो 67 + 5 72 होता है, लेकिन मैक्सिमम 70 ईयर तक ही वहां पर सर्व कर सकते हैं। 70 ईयर फिनिश। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सो ये लोकपाल के जितने मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को प्रेसिडेंट महोदय अपॉइंट करते हैं on the recommendation of selection committee. The selection committee is composed of the Prime Minister, who is the chairperson, Speaker of the Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Chief Justice of India, or judges nominated by him, her, and one eminent jurist. So, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर उसमें मेंबर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा वो उसमें मेंबर होंगे, और सीजेआई मेंबर होंगे, और वन इमिनेंट ज्यूरिस्ट मेंबर होंगे। 5 मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी में। ये रिकमेंड करते हैं, और जिसको ये रिकमेंड करते हैं उसको प्रेसिडेंट महोदय अपॉइंट करते हैं। फॉर सेलेक्टिंग द चेयरपर्सन एंड the members, the selection committee constitutes a search panel of at least 8 persons. So, selection committee क्या करती है, जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी भी एक पैनल बनाती है, जिसमें 8 लोगों का पैनल होता है। 8 महान लोगों का पैनल होता है। ये 8 लोग कुछ किसी नतीजे पर, ड्राफ्ट नतीजे पर पहुंचते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी को देते हैं। सिलेक्शन कमेटी उसमें से फाइनलाइज करके प्रेसिडेंट महोदय को भेजती है, और वहां से ये फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल and Lokayukta at the state level are intended to be set up under the legislation to provide the nationwide anti-corruption roadmap at both levels. So जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया, लोकपाल एट सेंट्रल लेवल, लोकायुक्ता एट स्टेट लेवल। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि एक रोड मैप तैयार करें कि किस तरीके से हम काम करें कि नेशनल लेवल पे करप्शन समाप्त हो जाए, इरेडिकेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इनमें से कुछ सैलिएंट फीचर हैं इस एक्ट के। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप A, B, C एंड D आर सब्जेक्ट टू लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन। प्रश्न ये उठता है कि लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन आते हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज, A, B, C, D जितने भी ग्रुप हैं, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ये लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। लोकपाल कंप्राइजेस a chairperson and up to 8 members out of which 50% shall be judicial. सो जैसा कि हमने पहले बताया, लोकपाल में 8 मेंबर होते हैं, हेडेड बाय 1 चेयरपर्सन, जिसमें से 50% जो होंगे जुडिशियल मेंबर होंगे। Lokpal will consist of approximately 50% members from SC, ST, OBC, minority and women. 50% जुडिशियल के लिए हो गया, और 50% जो है ये अलग से 50% नहीं है। जो टोटल 8 होंगे उन्हीं में से
जुडिशियल भी होते हैं अगर, तो उसमें से ऐसा आदमी ढूंढा जाएगा जिसमें से एक SC का हो, एक ST का, एक OBC का, एक माइनॉरिटी का है, कि वीमेन का है, राइट। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर सिलेक्टेड बाय सिलेक्शन कमिटी। टू असिस्ट द सिलेक्शन कमिटी क्या है, एक उनके पास एक सर्च कमिटी फॉर्म की जाती है। सर्च कमिटी में 8 मेंबर हो सकते हैं। विद सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन एंड specific procedure for handling Lokpal against him or her, the Prime Minister has been brought under the administration of Lokpal. So, efficient functioning के लिए and transparency बनाए रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर तक को लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में क्वेश्चन 46 से लेकर के क्वेश्चन 50 तक की हमने चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से हमने लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में चर्चा की। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में प्रश्न बड़े धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है संक्षिप्त रूप में आपको ये लोकपाल वाला विधेयक, आप बिल, लोकायुक्त, उसका कंपोजिशन, उनकी एलिजिबिलिटी समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, शायद उनके काम ये आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।